जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 और एडिटोरिया का करेंगे। सेट नंबर 2 हम कर रहे हैं और एडिटोरिया का कर रहे हैं जो 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एडिटोरिया का 5000 क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये कौन सा है? तो उपर्युक्त सभी है। आप देख सकते हैं 15 है, 16 है और 19। ये तीनों जो है ये आपको किसको, भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये 3 जो है वो विदेशी नागरिकों को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, मूल अधिकार नहीं दिए जाते हैं। चलिए, पहला का डी आंसर है। दूसरा देखते हैं, कहता है निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, पहला कथन देखते हैं। पहला बोल रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, कहता है राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ये भी कथन एक तरीके से गलत ही होना चाहिए, कम से कम नहीं बल्कि 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम पेंडिंग में लेकर चलते हैं। ठीक है, अगला बोलते हैं, कहता है राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। नहीं, ये गलत है। इसका 1/4 नहीं बल्कि 1/3 जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर ही चुनाव इनका होते रहता है। तो अब इसका देखेंगे आंसर कौन सा गलत या कौन सा सही। हमें लगता है 2 नंबर कथन सही है केवल। तो देखते हैं दूसरा का विचार कीजिए। अच्छा, उसमें से बोल रहा है कह रहा है नीचे कि उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे सारे कथन जो है गलत है। बिकॉज अब हमने बोला था कि 4 वर्ष जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका जो है 30-35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए और इसका 1/3 होता है जो इलेक्शन होता है। तो उपर्युक्त में से सभी गलत है। डी आंसर इसका है। दूसरा का डी आंसर है। अगला देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता या रोक सकती है। धन विधेयक कितने दिनों तक? तो मुश्किल से 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकते हैं राज्यसभा। उसके बाद उनको राज्यसभा रोक सकता है 14 दिन तक, लेकिन उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति को हैंडओवर करना होता है, मतलब राष्ट्रपति को देना होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं बाद में उसको लोकसभा में देते हैं। और लोकसभा का जब बैठक होता है और राज्यसभा एक साथ बैठक होता है तो वो लोकसभा के जो प्रतिपक्ष होते हैं वो अपना समर्पित करते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये 14 दिन होगा। तीसरा का बी ए आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, अब देखते हैं ये कथन टाइप का बोल रहा है। कहता है जब वह, कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ये इसमें सही बोल रहा है। पहले वाले में बोला था गलत चूज करने के लिए, इसमें बोल रहा है सही कथन चूज करने के लिए। चलो, तो पहला कथन पढ़ते हैं। कहता है भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद का धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये पहला क्वेश्चन एक लेवल तक ठीक बोला, लेकिन वहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि 10 वर्ष तक किया हो तो 5 वर्ष कम से कम एज ए जज के रूप में कार्य भी किया हो। अगला देख, उसकी 35 आयु उसकी 35 से कम वर्ष हो। नहीं, ये 2 गलत बोल रहा है। 35 वर्ष आयु होना चाहिए, कोई निश्चित इसमें आयु नहीं है। 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर का ए बोल रहा है केवल एक जो सही है। हमने बोला केवल एक जो है वो सही है। 2 नंबर गलत है, इसमें आयु नहीं। जब मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं नियुक्त किए जाते हैं उसमें आयु नहीं देखा जाता। हाँ, उनकी जो होती है हटाने की, तो वो हटाने की प्रक्रिया जो होती है तो वो राष्ट्रपति का जिस तरीके से महाभियोग लगता है उसी तरीके से उसका भी होता है। लेकिन इसमें इसका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष या फिर 65 वर्ष हो या तो 6 वर्ष जो भी पूरा हो गया हो वो होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वित्तीय आपात उद्देश्यपन वित्तीय आपात उद्देशना का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो ये हो रहा है 2 माह के भीतर होना चाहिए। 2 माह के भीतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वित्तीय आपात का मतलब होता है जब इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो मुश्किल से कम 2 महीने का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये लाया गया था दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे सबसे पहले लाया गया था।
जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो सबसे पहले इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। और ये कब लाया गया था? तो 1963 के आयु में लाया गया था, 1963 ईस्वी के समय में लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। अब देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा नंबर कह रहा है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये 1963 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। बी नंबर आंसर, 6 का बी। दोस्तों एक बात बताते हैं, जो पहला लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लाया गया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया गया तो पहला लाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद का? तो ये है अनुच्छेद 37 का उपबंध किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसका किस अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है बेसिकली कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये क्या था? 1991 में, 1991। दोस्तों 1991 में चिलैया समिति का गठन किया गया था। और 1991 में ही भारत में जो है ग्लोबलाइजेशन आया था, प्रोपेटाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात बोल सकते हैं निजीकरण, वैश्वीकरण और आया था सार्वजनिकरण। ये तीनों आया था 1991 में। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्न में से किस शांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर का भूरी क्रांति जो है वो कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। कोको उत्पादन जो है चमड़ा उत्पादन या भूरी उत्पादन से है। तो 9 नंबर का ए आंसर है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि एक धन जो आसानी से विदेश में जाता है, एक धन जो है आसानी से कहाँ विदेश में जाता है, लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। 10 नंबर का डी आंसर। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहता है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। कौन करता है? तो ये करता है आपका आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति करते हैं, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 का ए आंसर है। 12 नंबर देखते हैं। कहता है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यकाल शामिल नहीं है? तो सरकारी पदों का त्याग, विदेशी मामलों का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करना या पाबंदी लगा देना। तो ये आंसर इसका डी है। डी आंसर ये गलत है, क्योंकि ये जो है शामिल नहीं है कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये नहीं, बल्कि ये तीनों जो है ये शामिल है, लेकिन ये जो है शामिल नहीं है। तो यही बोल रहा है, इसका 12 का डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है दांडी मार्च समाप्ति किस तिथि को हुआ था? दोस्तों आप हमें ये बताइए, कमेंट में बताइए, जवाब दीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो 13 का सी आंसर होगा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी मार्च का क्या हुआ था? अंत हुआ था, बेसिकली समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन जो तोड़े थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने खत्म कर दिया था दांडी मार्च। 13 नंबर का सी आंसर है। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी को हुआ था, ये बिल्कुल ही सही है। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी को, सही है। कहता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। कहता पूना समझौता हुआ था 1932 में, ये नहीं तो बल्कि पूना पैक्ट हुआ था 1935 में हुआ था। नहीं, पूना पक्ष है, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, बल्कि ये हुआ था अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये डी आंसर जो है वो सुमेलित नहीं है, तो ये डी यहाँ पे सही होगा, 14 का डी।
चलिए 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। 15 नंबर का आप देखते हैं, 15 नंबर का कब किया था सरकार ने, तो ये किया था बी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सिंगापुर में क्या किया था, अस्थायी सरकार का गठन कर करके और वहाँ पे एक आज़ाद हिंद फौज का एक गठन किया था। 15 का बी आंसर। अब देखते हैं 16 कहता है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, या सती प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया था तो कब किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 का आंसर है 1829 ईस्वी में और 17 के नियम के द्वारा, 17 नियम के द्वारा। तो 16 का हो जाएगा बी आंसर। 1929 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है वाहवादियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है। वाहवादियों को, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए किस गवर्नर को दिया जाता है, तो ये जाता है लॉर्ड एलिंगटन प्रथम को दिया था। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम को दिया जाता है। 17 का बी आंसर। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। 18 नंबर हम देख रहे हैं जी, तो 18 नंबर आ गया है। कहता है प्रथम नहीं, कहता है त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो इसमें त्रिपक्षीय सम्मल जो हुआ था वो कौन सा शामिल नहीं था, तो इसमें है पल्लव शामिल नहीं थे। इसमें थे पाल वंश शामिल थे, प्रहतिहार और कुटवंश, ये तीनों जो थे ये शामिल थे, बल्कि ये पाल वंश जो है शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इस शवों के सिर किस दिशा में थे। दोस्तों कल हमने कुछ तथ्य बताए थे, उसी में से ये क्वेश्चन देखिए आ गया है। कल हम जो बिहार पुलिस का जो बिहार दरोगा का जो सेट लगाया था उसी तथ्य में से ये आ गया है सिंधु सभ्यता से। चलिए 19 नंबर का देखेंगे तो 19 नंबर का उत्तर की ओर जो शव दफनाने का जो प्रथा था वो उत्तर की ओर मुड़ी करके दफनाया जाता था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कारण 20 नंबर कहता है किस बौद्धिक संगत में बौद्ध धर्म को 2 प्रांतों में बांट दिया गया था। तो प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ में बटा था। बौद्ध संगति जो है द्वितीय में बटा था और चतुर्थ में बटा था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ दोनों दिया हुआ, लेकिन बोल रहा है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया था। तो ये देखते हैं 20 नंबर का जो भी जानते हैं उसका कमेंट में आप जवाब दीजिए 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर का हम देख लेते हैं इसका आंसर 20 नंबर। अब देखिए पहला प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थी कौन सी संगति में हुआ था, तो ये चतुर्थ संगति में हुआ था जो 2 भागों में बट गया था, 2 प्रांतों में बट गया था। पहले हुआ था क्या कि 1 में बटा था, बाद में हुआ था 2 में बट गया था। तो ये प्रथम, ये द्वितीय और चतुर्थ, ये दोनों ध्यान रखना है। अगर 2 की बात करेगा तो चतुर्थ में, सिंगल बात करेगा तो अपना प्रथम होगा। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर का डी आंसर है। 21 नंबर बोलते हैं, कहते हैं महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य होता है मृत्यु की प्राप्ति, कैवल्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें है रिजु पालिका नदी। किस नदी पे, तो रिजु पालिका नदी के पास जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, है ना। अगला देखते हैं, कहता 22 नंबर कहता अजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। अजीवक संप्रदाय के, तो ये है मकली पुत्र है। 22 नंबर के कौन सा आंसर होगा, 22 का सी आंसर है, मोकली पुत्र जो है आजीवक संप्रदाय के संपादक हैं। ठीक है, 22 नंबर का सी। अब चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर बोल रहा है किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा गया है। तो किस मुगल काल को कहा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए जहांगीर है, यहाँ पे शाहजहां है, अकबर है, ये औरंगजेब है। तो जो भी जानते हैं उसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइए। 23 नंबर का देखते हैं। 23 नंबर का आंसर इसमें शाहजहां जो है उसका स्थापत्य कला को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थापत्य कला को स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है शाहजहां के कार्यकाल को। 23 का सी आंसर है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। अगला कहता है मुगल काल के मुहतसिब कौन थे। मुगल काल के मुहतसिब जो थे वो कौन थे, तो ये थे आचार्य अधिकारी थे। 24 नंबर के डी आंसर। चलिए 25 नंबर बोलते हैं दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज जो है किस विभाग से संबंधित है, तो ये है सी आंसर। इसका है पत्राचार विभाग से। दीवान ए अर्ज जो है वो पत्राचार विभाग से संबंधित है। अगला देखते हैं
26 नंबर क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि बसावन व दसावन जो है किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किसके थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। कौन? ये ध्यान रखना दोस्तों, बसावन और दसावन अकबर के दरबारी चित्र कवि थे। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित को मिलान नहीं, सुमिलित नहीं है, परमाणु, विद्युत गिरी और राज्य। सुमिलित इसमें कौन नहीं है? तो इसमें आपका देख सकते हैं बी, कुन्नीकुल्लर जो कर्नाटका, ये सही नहीं, ये तमिलनाडु होगा, यहाँ पे तमिलनाडु होगा। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर का हो जाएगा, 27 नंबर का हो जाएगा बी आंसर, यहाँ पे बी है जो सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर कहता है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा जो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोस्तों 49वां जो है, 49वां जो है वो भारत और कनाडा के बीच में है। 49वां जो है अमेरिका और कनाडा है, सॉरी 49वां जो है 49वां अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और जो 38वां पूछ रहा है तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। तो 38 नंबर का एक हो गया, क्वेश्चन ए हो गया। अब चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर का देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं? अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है? तो ये है ईंधन। ईंधन का ऊष्मीय उच्चतम होना ये सही नहीं है, अच्छा अच्छे गुण की नहीं है। 29 नंबर का ए आंसर हो गया। अब देखते हैं 30 नंबर। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और इसमें देखते हैं कौन सा है। तो विटामिन के, विटामिन के कमी से होता है रक्त का थक्का जमना। जो पहले आ रहा है उसको मिला लीजिए पहले, ठीक है। विटामिन ई देखते हैं, विटामिन ई से होता है, कौन सा होता है? तो विटामिन ई देखिए, विटामिन ई से होता है बालों का झड़ना, बालों का झड़ना विटामिन ई से होता है। अब देखते हैं, मिलाइए एक बार, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का मिलाइए। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए का बोल रहा है, ए का है 3, कहता है B7, बी विटामिन B7 से क्या होता है? विटामिन B7 से होता है बालों का झड़ना, सॉरी विटामिन B7 से बालों का झड़ना होता है। अब विटामिन B12 से होता है, विटामिन B12 से होता है प्रत्याशी अवरक्तता होना, और विटामिन ई की कमी से होता है बांझापन। विटामिन ई की कमी से होता है क्या? बांझापन होता है। और विटामिन डी की कमी से होता है रक्त का थक्का जमना। तो इसका आंसर सब मिल गया, तो इसका सी आंसर, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब दोस्तों बताइए विटामिन B7 से क्या होता है? विटामिन B7, विटामिन B7 से होता है आपका बालों का झड़ना, विटामिन B12 से होता है प्रत्यास्थता का होना, विटामिन ई से होता है बांझापन, और विटामिन के से रक्त का थक्का जमना। 30 का ए आंसर। अब चलते 31 नंबर, कहते हैं तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तारे की जो मध्य दूरी को जो ज्ञात किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम गैलेक्सी इकाई। इसको क्या कहते हैं? हम गैलेक्सी इकाई कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैलेक्सी इकाई। 31 का सी आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन अगला है। 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो कौन सा रोग जो होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णधता। वर्णधता जो होता है कि महिलाओं में बहुत कम होता है, पुरुषों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है वर्णधता का। तो 32 का आंसर बी है। 33 नंबर देखते हैं, कहता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? 33 नंबर का है, 33 नंबर का ए आंसर है, ऑक्सीजन का वहन करता है। 33 का ए। 34 नंबर देखते हैं, कहता है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान बदले परिवर्तित किया जाता है, उसकी आवश्यक मात्रा होती है। 34 में क्या होती है? तो इसकी गुप्त ऊष्मा होती है। जब भी हम अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो गुप्त ऊष्मा होती है। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता? 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 के डी है जो जीव द्रव्य में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है तो जंतुओं के गुर्दे यकृत या गुर्दे जो है जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। 36 का सी आंसर है। 37 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कहता है प्रतिरोधकता या फिर विद्युत धारा या बल। बल जो है किसका मात्रक है? बल जो है ये आप देख सकते हैं न्यूटन का है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। बल का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन है। प्रतिरोधकता का क्या है? एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोधक का सॉरी एम्पियर है। प्रतिरोधक का ओम होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 37 नंबर है। 37 नंबर का देखते हैं कि प्रतिरोधक का जो है ओम हो जाएगा, और विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, और पावर का वाट हो जाएगा। पावर का क्या हो जाएगा? वाट।
बल का न्यूटन, पावर का वाट। तो ये आप देख सकते हैं ये नंबर आपका कौन सा है, बी आंसर है, इसका बी आंसर है। आप मिला लीजिएगा देख करके, अब वीडियो को पॉज करके आप मिला लीजिएगा। तो अब देखते हैं अगला 38 नंबर क्वेश्चन। कहता है विद्युत कहता है धातुओं में कौन सा घनत्व वाला तत्व कौन सा है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका है लिथियम। ये आपका लिथियम है जो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है बिहार दरोगा को, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला देखते हैं, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 39 नंबर का देखिए ए है, कहता है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लचीलादार गुण होता है। अगला देखते हैं 39 का ये। अब देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है निम्न किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। रासायनिक गुण कौन सा तय करता है, तो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक संख्या तय करता है। 40 का सी आंसर। अगला देखते हैं 41, कहता है देवप्रयाग जो है किन नदियों का संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग जो है भागीरथी नदी जो है अलकनंदा नदी, जो जहाँ भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है, और वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। कहता है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा के बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य के बीच से होकर के गुजरती है। तो 42 का आंसर इसका आपका हो जाएगा 42 का हो जाएगा इसका सी आंसर। 42 का हो जाएगा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर के क्या गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर के गुजरती है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। सर्वाधिक विविधता कहाँ पे पाया जाता है, तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो जैव विविधता अधिक पाई जाती है। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं, आप लोग हमें इसके कमेंट में करके बताइए, मैं आपको बताता हूँ। 44 के बी जो है सुमेलित नहीं, रेहिला उद्यान जो गुजरात में, ये नहीं है। कहता है बाढ़बंद राष्ट्रीय उद्यान, बाघबंद जो है मध्य प्रदेश में ठीक है, बांदीपुरा जो है कर्नाटक में है, और सिपलीपार उड़ीसा में है, ये सही है। बाकी ये जो है बी जो है ये गलत है। तो 44 का बी आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो ये है अगुलझाल जो है जलधारा नहीं बल्कि ये हवा है, ये गर्म हवा है, ठीक है, चलने वाला। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों क्या है, जलधारा है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर कहता निम्न में से कौन सी किस नदी को दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। 46 नंबर के आपका सॉरी गोदावरी नहीं 46 नंबर है। 46 नंबर का आपको देख सकते हैं। 46 नंबर का बी आंसर है, कावेरी को कहा जाता है। सॉरी दक्षिण गंगा, भारत के दक्षिण गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक। अगला देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 नंबर कह रहा है कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर जो है के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर के लिए कौन जाना जाता है, तो रिंग ऑफ फायर के लिए कौन जाना जाता है, तो ज्वालामुखी जाना जाता है। 47 नंबर के देखते हैं। 47 का 1 और 2 बोल रहा है, 1 और 2 भूकंप और ज्वालामुखी है जो रिंग और फायर के नाम से जाना जाता है। चलिए 47 हो गया। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, जब सबकी सब सुमेलित है। कहता है मकान, टकला मकान कहाँ है, चाइना में, ये समी है। थार जो है कहाँ है, भारत में, थार तो भारत के राजस्थान में है, ठीक है। कहता है अटाकामा है चिली में, ये भी सही है। कहता है ग्रिप्सन है अफ्रीका में, तो ग्रिप्सन अफ्रीका में नहीं, ये गलत है। आपका डी जो है गलत है। तो 48 नंबर का डी आंसर सही है, ये गलत है। कहता है 49वां कहता है प्रतिरोधकता रोधात्मक या धनात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधकता रोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो 49 नंबर के आपका सी जो है। कहता है व्यवसाय रोजगार परिवर्तन में प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। जैसे कि कोई काम है जो जिस काम को कर रहा है, अब उस काम में एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आ गया है, और तो जो पुराने जो काम कर रहे थे वो तो कर सकते, लेकिन जब एडवांस टेक्नोलॉजी आता है तो उस बंदे को नहीं आता है, तो उसी को बोलते हैं हम प्रतिरोधकता या धनात्मक बेरोजगारी। अगला देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर का क्या आंसर होगा। 50 नंबर कहता है न्यूनतम समर्थक, कहता है न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये 1 और 2 सही है। 1 और 2 कहता है न्यूनतम समर्थक मूल्य जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्थापित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, और निम्नलिखित मूल्यों द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। 50 का सी सही है। अब आते हैं दोस्तों इधर। दोस्तों आपने अगर इसका सेट नहीं लगाया है पहला 1 नंबर का, तो आप लगा सकते हैं। और जो भी व्यक्ति बिहार पुलिस का सेट लगा रहे हैं तो बिहार पुलिस का भी प्लेलिस्ट बना
बना हुआ, आप वहाँ से जाकर के बिहार पुलिस का भी सेट लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखते हैं कुछ स्मरणीय है, स्मरणीय का मतलब कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला बोल रहा है, कहता है योग दर्शन। योग दर्शन जो है पतंजलि है। योग दर्शन का कौन है? पतंजलि है। न्याय का गौतम बुद्ध है। सांख्य के कपिल है। और चाणक्य के है चाणक्य। और वैशेषिक के है कनाद। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? कनाद है। वैशेषिक के कनाद है। और पूर्व मीमांस के है जैमिली है। पूर्व मीमांस के कौन सा है? जैमिली है। और उत्तर मीमांस के है बादरायन। उत्तर मीमांस के कौन सा है? बादरायन है। उत्तर मीमांस के प्रवर्तक कौन है? बादरायन है। कहता है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके अनेक संस्थापक। कहता है आजीवक संप्रदाय के है मोखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय है मोखलीपुत्र। और दूसरा है अनिशवादी। अनिशवादी का कौन सा है? तो संजय विट्ठल पुत्र। कहता है भौतिकीवादी के है भुकुंचर। और कहता है घोर अधिवक्तावादी के है पूर्ण कश्यप। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया आपको 100 क्वेश्चन थे, वो हमने लगा 50 क्वेश्चन थे, हमने जो क्लियर कर दिया है आपको। एडिटोरिया का 50 क्वेश्चन जो 50,000 का 5,000 का जो लगाते हैं तो 2 नंबर सेट आपका क्लियर हो गया है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा आपका अच्छा लगा और कौन सा आपको सही नहीं लगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।